Hello and welcome to Hope to Shanti Yadav. I hope you're in best of your health and spirit. Today we are going to do a very interesting topic, cryptocurrency and blockchain technology. So what is cryptocurrency? Why it is bad for the economy? What is blockchain technology? Why it is useful for us? ये समझेंगे. What are the features of cryptocurrency? How we can obtain cryptocurrency by way of mining, by way of buying or selling? ये सारी चीजें समझेंगे. साथ में समझेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया. 2018 में जैसे कि आरबीआई ने बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी पे, फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को रिवोक कर दिया. क्या ग्राउंड्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी समझेंगे. साथ में समझेंगे कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, जैसे कि फेसबुक की लिब्रा, तो स्टेबल कॉइन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, साथ में ये भी समझेंगे. तो क्रिप्टो करेंसी को हम पूरा एक वीडियो में पूरा इसको होलसम कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे. ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का. इस वीडियो को पूरा देखिएगा. बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, पर मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आपको पूरा समझ आ जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा. तो आइए समझते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी. देखिए क्रिप्टो करेंसी है क्या. इट इज अ डिजिटल वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो यहां पर दो चीजें हैं कि इट्स अ डिजिटल करेंसी और ये क्रिएट की गई है और स्टोर की जाती है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का. तो दो चीजें समझने वाली है कि ये डिजिटल करेंसी क्या है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है. करेंसी क्या होती है, आप बताइए करेंसी क्या होती है. करेंसी इज समथिंग दैट कैन मेजर वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू. जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आलू कितने रुपए किलो है, तो जो रुपए मैंने बोला, आपने बोला 10 रुपए किलो है, तो 10 रुपए में 1 किलो आलू है, तो 1 किलो आलू का आपने वैल्यू मेजर किया. तो रुपए ने क्या किया, रुपए करेंसी है, उसने क्या किया, किसी भी कमोडिटी का, गुड्स का, सर्विसेज का वैल्यू मेजर किया. तो करेंसी का बेसिकली प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करना. सेकंड फंक्शन क्या है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कहने का मतलब आप बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, जिसमें क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी जो मैं चाहता हूं वो आपके पास होना चाहिए, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, और हम दोनों तैयार हों ये दोनों चीजें एक्सचेंज करने के लिए. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी अगर आपको जो चाहिए मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझको जो चाहिए आपके पास है, तो भी ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, हम एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर सकते. जो भी मुझे चाहिए आपके पास होना चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए. इसीलिए यही ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो एक तरफा प्यार की ताकत कुछ और है, ये चीज यहां पर नहीं चलेगी, दोनों तरफा होना चाहिए. इसीलिए मनी का इजाद हुआ, मनी फोकस में आया, करेंसी, करेंसी का डेवलपमेंट हुआ. तो करेंसी का डेवलपमेंट जब हुआ तो जो मुझे चाहिए मैंने वो खरीद लिया और मैंने उसको पैसे दे दिए. उस पैसे से वो जाकर उसको जो चाहिए उसने वो चीज खरीद ली. तो जरूरी नहीं था कि उसको जो चाहिए वो मेरे पास हो. मेरे पास पैसा था, मनी था, नोट था, करेंसी था, वो मैंने उसको दे दिया. तो मनी ने क्या किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसने एक एक्सचेंज करने के लिए एक मीडियम की तरह वो यूज हुआ. इसीलिए करेंसी के दो काम हैं, मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करना, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज. समझिए इस बात को. तो जब हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं, तो जो ये चीज हो रही है कि मैंने आपको किसी चीज, कोई भी चीज मैंने पार्ले जी ली आपसे और मैंने आपको पैसा दिया, तो ये बेसिकली क्या है, हम दोनों ने एक ट्रांजैक्शन किया. ठीक है, तो करेंसी क्या है, और करेंसी दो टाइप की हो सकती हैं, फिजिकल एंड डिजिटल. तो करेंसी दो टाइप की हो सकती हैं, फिजिकल एंड डिजिटल. तो करेंसी है क्या, वैल्यू को मेजर करेगा, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. दो चीजें याद रखिएगा. अब करेंसी जो हो सकता है वो फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है. फिजिकल क्या है, जिसे आप टच कर सकते हैं. 2000 की नोट है आपके पास, फिजिकल रूप में आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. डिजिटल करेंसी क्या है, तो बचपन में हमें पढ़ाया गया था कि मॉनिटर, मॉनिटर कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, उसमें जो आउटपुट आता है उसे हम देख सकते हैं, फील, टच, ये सब चीजें हम नहीं कर सकते हैं. इसीलिए मॉनिटर में जो आउटपुट आया उसको हम फील या टच नहीं कर सकते हैं फिजिकली रूप से. तो डिजिटल करेंसी क्या है, वो ऐसे मॉनिटर में, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिकली भी सेव्ड होगा, उसको हम टच फील नहीं कर सकते हैं. लेकिन डिजिटल करेंसी भी एक करेंसी ही तो है. करेंसी है तो यानी डिजिटल करेंसी का यूज करते हुए हम, मैं किसी भी वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू को मेजर कर सकता हूं, या उसको मैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकता हूं. तो क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो एक डिजिटल करेंसी है. उससे मैं किसी भी चीज को
वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू को नाप सकता हूं और उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकता हूं। लेकिन ये बनाई कैसे गई डिजिटल टेक्नोलॉजी? यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका हमने यूज किया, इसको बनाया गया और इसको हमने स्टोर भी किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। भाई ऐसा क्यों किया? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल वर्चुअल करेंसी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इतना समझ में आया? अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपके पास आपकी प्रॉपर्टी की पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल है आपके मोबाइल में। सो आपकी प्रॉपर्टी के जो कागज हैं उसकी आपने पीडीएफ फाइल बना ली है और आपके मोबाइल में स्टोर है वो, यानी वो डेटा जो है, उस डेटा को बोल देता हूं एक्स डेटा आपके मोबाइल में स्टोर है। अब किसी दिन क्या हो सकता है कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है और किसी ने हैक करके आपसे पैसे मांग सकता है, रैंसम जिसे हम बोलते हैं, कि आपसे पैसे मांग सकता है कि भाई आप मुझे इतने रुपए दो तभी मैं आपका ये मोबाइल फ्री करूंगा, तब आप अपने डेटा को फिर से एक्सेस कर सकते हो। तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि डेटा आपका एक ही जगह सेव है। हो सकता है वो आपके डेटा को डिलीट कर दे या उस डेटा का आपको चोरी भी कर सकता है। लेकिन आप क्या करें, एक दिन आप अपने दोस्तों को भी सेम पीडीएफ फाइल भेज दें और आपने अपने सारे दोस्तों को सेम पीडीएफ फाइल भेज दी, तो आपने डेटा को कई जगह स्टोर कर लिया। तो अब अगर किसी दिन कोई आपसे ये रैंसम, किसी ने आपका मोबाइल हैक करके आपसे डेटा कहा कि पैसे दो तभी मैं आपको डेटा दूंगा या मैं आपके डेटा को डिलीट कर दूंगा, तो आप क्या कह सकते हो? डेटा डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि वो डेटा मेरा सेव है, क्योंकि डेटा एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो कई सर्वर पे मैंने अपलोड कर रखा है। तो अगर आप एक से डिलीट कर दोगे तो भी क्या हुआ, कहीं और से वो डेटा मैं एक्सेस कर लूंगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? अ सिक्योर्ड decentralized database that maintains a continuously growing list of records and transaction। तो जो हमने ट्रांजेक्शन किया उसका जो डेटा होगा वो सब कुछ सेव होगा, किसी एक सर्वर पे सेव नहीं होगा, कई मल्टीपल सर्वर्स पे सेव होगा। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। उसमें क्या होगा? ओल्ड एंट्रीज कांट बी डिलीटेड। जो पहले हो चुका है उसको डिलीट नहीं कर सकते और नई एंट्री विल बी विजिबल टू ऑल। और किसी ने कुछ ऐड किया तो वो सबको दिखेगा। एंड इट्स मेनली यूज फॉर रनिंग क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। तो मैंने आपको समझाया क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सिक्योर्ड। आप एक जगह से डिलीट कर सकते हो तो कर दो, लेकिन वो हर जगह से डिलीट नहीं होगा। सो इट्स कांट, ओल्ड एंट्रीज कांट बी डिलीटेड। एक जगह से डिलीट करोगे लेकिन वो एंट्री डिलीट थोड़ी ना हुई, क्योंकि वो कई और सर्वर पे वहां पर है। So it's a blockchain technology, it's a decentralized database. So what are the features of cryptocurrency? Decentralized. Why it is decentralized? Because it is using blockchain technology, which itself a decentralized technology. तो भैया माँ बाप के जो जीन्स हैं, जो जीन होते हैं वो जैसे होंगे उसका इंपैक्ट बच्चे पे तो आएगा ना। तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके तुमने किस चीज को बनाया है तो उसका फीचर जो होगा वो तो आएगा ना। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर किए जाते हैं, यानी एक सर्वर में नहीं, वो कई सर्वर में स्टोर होते हैं। ओल्ड डेटा को हम डिलीट नहीं कर सकते, नई एंट्रीज को बस इंक्लूड कर सकते हैं। नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। अरे जैसे हमारे केस में अगर ये 2000 का नोट आप देखें तो यहां पर भारत के जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जैसे शक्तिकांत दास यहां लिखा है, वो कहते हैं कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज। यानी किसी दिन अगर कुछ हो गया तो ये नोट आप लेके आइएगा, जैसे ये नोट फट गया या इस नोट को कुछ भी हो गया, ये नोट आप मेरे पास लेके आइएगा और इस नोट के अमाउंट, जितना भी वैल्यू है इस नोट की, अगर ये 2000 का नोट है तो मैं 500 की 4 नोट आपको दे दूंगा, 100 की 20 नोट आपको दे दूंगा या 2000 का नया नोट आपको दे दूंगा। यानी वो अश्योर कर रहा है आपको कि ये नोट आपको देगा, इतनी वैल्यू वो आपको पे करेगा। तो आरबीआई क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है जो आपको ये प्रॉमिस कर रहा है, यानी कुछ भी आपके साथ हुआ तो आरबीआई आपके साथ है, सेंट्रल अथॉरिटी आपके साथ है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, नो सेंट्रल अथॉरिटी। यानी कभी अगर कुछ हो गया, कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे? तो यहां पर ये प्रॉब्लम है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? जिसके पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और ये अनोनिमस है। भाई किसने इशू किया कुछ भी नहीं पता।
तो कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी बनाए कैसे जाते हैं? तो पहला तरीका है कि माइनिंग करके, जैसे हम गोल्ड की माइनिंग करते हैं, कोल की माइनिंग करते हैं, ऐसे ही माइन करके यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स हम क्रिप्टो करेंसी को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए जैसे क्रिप्टो करेंसी ऐसे माइन करके ले सकते हैं। इनके यूज करने के लिए हम बहुत ढेर सारे हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, पावरफुल कंप्यूटर्स की। तो इन कंप्यूटर्स को हमें अरेंज करना पड़ेगा, खूब ढेर सारे कंप्यूटर्स को लगाएंगे जिनकी कंप्यूटिंग स्किल्स अच्छी हो, फिर इसको माइन किया जाएगा डिजिटली और माइन करके क्रिप्टो करेंसी को ऑब्टेन किया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने कंप्यूटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, फिर वो थर्मल पावर प्लांट से आएंगे, उससे कोल बेस्ड एनर्जी से अगर वो चल रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, तो रिक्वायरमेंट की वजह से कोल बेस्ड पावर प्लांट और चलाए जाएंगे जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा। एनवायरमेंटल कंसर्न है, वो हम सब समझेंगे नेगेटिव पॉइंट्स में, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि हाउ टू ऑब्टेन। तो माइनिंग करके इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर्स, माइनिंग करके हमने ऑब्टेन कर लिया। दूसरी चीज, जब माइनिंग करके किसी ने ऑब्टेन किया उसको, तो उससे हम खरीद सकते हैं। तो बाई वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हम क्रिप्टो करेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो किसी ने माइन किया, उसने इतनी पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करके उसको माइन किया, उसके पास आया, हमने उसको अपने रुपए दिए और उससे हमने वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हमने खरीद ली। तो बाई वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग हम उस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स टू ऑब्टेन क्रिप्टो करेंसी, या तो आप माइन करके उसको निकालो, या तो आप सिंपली बाय और सेल करके उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का नेगेटिव पॉइंट क्या है? व्हाई इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। देखिए, आप जब एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो याद रखिएगा, कोई चीज खराब क्यों है उसमें भी प्रायोरिटी होती है कि सबसे ज्यादा उसका नुकसान क्या है। सबसे ज्यादा नुकसान इसका यह है इलीगल ट्रेड। तो इलीगल ट्रेड, तो क्रिप्टो करेंसी का यूज करके, क्योंकि नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और ये डिजिटल करेंसी है, तो इसको पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो कौन इशू कर रहा है, अनोनिमस है ये चीज, है ना, तो किसको पकड़ो। तो ये इलीगल ट्रेड के लिए भी यूज हो सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी यूज हो सकती है, मानव का व्यापार के लिए, है ना। तो किसी को खरीद लिया, किसी को बेच लिया यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चल रहा है। नारकोटिक्स, ड्रग्स खरीद लिए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस खरीद लिए, डार्क वेब का यूज किया आपने क्रिप्टो करेंसी के लिए, है ना, इन नारकोटिक्स के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी में आप लेन देन कर सकते हो। आप क्रिप्टो करेंसी पकड़ नहीं सकते हो, तो ये नारकोटिक्स का भी व्यापार आप पकड़ नहीं सकते हो। टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आपके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए यूज किया जा सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं इसमें। लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। आरबीआई वहां प्रोटेक्शन दे रहा था आपको, यहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो आपको प्रोटेक्शन कौन देगा। टैक्स इवेट करने के लिए, अब आपने गुड्स एंड सर्विसेज रुपए का यूज करके खरीदा ही नहीं, तो जीएसटी किस पे करोगे भाई। तो बिटकॉइन यूज करके आपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर लिया, तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिला, टैक्स इवेजन किया आपने। और इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, इतने सारे आपने कंप्यूटर का यूज किया। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से आएगी, अभी भी रिक्वायरमेंट उससे पूरी की जा रही है मेजरली। तो उसकी वजह से क्या होगा? पोल्यूशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न। इतने ढेर सारे कंप्यूटर आप लगाओगे तो उसका ई वेस्ट जनरेशन होगा, समझ रहे हो। और अगर आप इतने ढेर सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो उन कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस हाइक इन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन इसको इसी प्रायोरिटी में लिखना पड़ेगा। एग्जाम में अगर पूछ लिया गया आपसे कि क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, तो आप बोल सकते हो कि इलीगल ट्रेड को हम रोक नहीं सकते। वहां पर आप इन्वायरमेंटल कंसर्न पहले नहीं डालोगे, क्योंकि आप एज अ ऑफिसर सोच रहे हो ना, तो पहले क्या सबसे ज्यादा जरूरी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो भाई, टेरर फाइनेंसिंग ना हो, ब्लैक को व्हाइट में ना किया जाए, नारकोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का ट्रेड ना हो। इन सब चीजों को आप पहले इंश्योर करने की कोशिश करोगे। इन्वायरमेंटल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट आपको इनमें अगर प्रायोरिटी सेट करना है तो आप इलीगल ट्रेड को ऊपर रखोगे। समझे इस चीज को। तो क्रिप्टो करेंसी के बहुत नेगेटिव्स हैं। इलीगल ट्रेड, अब ये जो आपको मैंने बताया, टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इससे पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। सो क्रिप्टो करेंसी इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज दे आर not run by some central authority and they are they are decentralized basically using blockchain technology. So these are the negative points of cryptocurrency. But cryptocurrency is bad, but blockchain technology is very useful us. तो मैंने आपको समझाया ना, आप प्रॉपर्टी का अगर पीडीएफ बना ले उसको आप सेव कर सकते हैं मल्टीपल। तो गवर्नमेंट अपना डेटा सेव करने के लिए ऐसे काम कर सकती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजफुल है हमारे लिए, पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बैड है? क्रिप्टो करेंसी बैड है। समझिए इस बात को। तो क्रिप्टो करेंसी
एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में आया, क्या फीचर्स है क्रिप्टो करेंसी के, और क्रिप्टो करेंसी को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है बाय वे ऑफ माइनिंग और बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी एंड इंडिया, यानी इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुए क्रिप्टो करेंसी का। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए और आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए, वन बाय वन हम तैयार करते हैं। देखिए, आरबीआई 2013 से लोगों को वार्न कर रहा है कि क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड ना करें, क्रिप्टो करेंसी का आप यूज ना करें, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, हमारे देश के लोग मानते नहीं। तो 2018 में आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सभी बैंकों को, मोबाइल वॉलेट्स को, पीपीआई को कहा कि भैया आप ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी कंपनी से कोई भी रिलेशन ना रखें। तो क्रिप्टो करेंसी कंपनीज जितनी भी हैं उनसे अपना रिलेशन तोड़ दें, ऐसा आरबीआई ने सभी बैंकों को क्या दिया, डायरेक्ट किया, यानी क्रिप्टो करेंसी पे बेसिकली बैन लगा दिया। ठीक है, तो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, ये बैंकों को क्यों उसने ऐसा डायरेक्ट किया, ये समझने की यहां पर जरूरत है। देखिए, जैसे मान लीजिए कॉइन डीएक्स ये है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर बाय एंड सेल, बिटकॉइन का बाय एंड सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब डिजिटली हो रहा है, आपको पता है। अब इस इंसान को अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदना है या बेचना है तो वो कॉइन डीसीएक्स में जाएगा, लेकिन अगर खरीदना हो या बेचना हो उसको जब पे करना पड़ेगा तो इसका कहीं ना कहीं पर अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट से ही वो उस कॉइन डीसीएक्स के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। करेक्ट बात है, यानी बैंकों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस चेन में, बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर बैंकों का इन्वॉल्वमेंट हम जीरो कर दें तो क्या कर सकते हैं, इस पूरे ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, किसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंकों की वजह से। तो इसीलिए आरबीआई ने कहा सभी बैंकों को, मोबाइल वॉलेट्स को, कि आप जो है, जो क्रिप्टो करेंसीज कंपनीज है उससे कोई भी रिलेशन ना रखें। तो ये सब कॉइन डीसीएक्स जैसी कंपनी सीधे सुप्रीम कोर्ट भागकर चली गई और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बचाइए हमें, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है इस देश में जो क्रिप्टो करेंसी को इलीगल करता है। यानी क्रिप्टो करेंसी अभी इलीगल नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया गया जिससे क्रिप्टो करेंसी में कोई भी प्रोफेशन चुनना इलीगल है। तो फिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, और आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन क्यों कर दिया, क्योंकि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते, आरबीआई को रेगुलेट करना चाहिए था, किसी पर पूरा तरह से बैन नहीं करना चाहिए था। तो इट्स नॉट ओके फॉर अस। तो ये कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि कोई भी लॉ नहीं है जो हमें ऐसा इलीगल इसको बोलता हो, हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, और इस पर ब्लैंकेट बैन करना बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पूरा एनालाइज किया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल रिवोक दिस आरबीआई बैन, आरबीआई के इस बैन को हम रिवोक करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत सभी को राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, सभी को यह हक है कि वो कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसीज कंपनियां, ये भी एक प्रोफेशन है, इसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आरबीआई ने टेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी को पार नहीं किया है, यानी अगर किसी भी छोटे मोटे देश को अगर उड़ाना है तो हम न्यूक्लियर बम का यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हम अपनी छोटी सी मिलिट्री को भी भेज सकते हैं उसको कब्जा करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए। न्यूक्लियर बम का हमेशा प्रयोग करना ठीक नहीं है। तो टेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी कि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते और फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको सजा देते। तो अगर किसी ने रेप किया है तो उसको सजा दे सकते हैं, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन किसी ने आपके घर से पेंसिल चुरा ली तो उसको हम जेल थोड़ी ना दे सकते हैं कि 15-20 साल के लिए जेल कर दिया। तो टेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी नहीं है, उस प्रोपोर्शन में उसको सजा नहीं दी जा रही है। तो आरबीआई से कहा कि जो ये क्रिप्टो करेंसीज कर रही हैं, ठीक है इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर इनको रेगुलेट कीजिए आप, है ना, कुछ और तरीका निकालिए जिससे इनको रेगुलेट किया जा सके। इन पे ब्लैंकेट बैन डालना इट्स नॉट ओके। ठीक है, तो आपको ग्राउंड समझ में आए कि आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड टेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिटी का सुप्रीम कोर्ट ने टू रिवोक दिस आरबीआई बैन। गवर्नमेंट ने क्या किया इन सालों में, गवर्नमेंट ने 2017-18 में एक दिनेश शर्मा कमेटी बनाई थी और सुभाष चंद्र कमेटी, इन दोनों कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप बैन कर दीजिए क्रिप्टो करेंसी को, तो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 2018 में बजट आया, बजट में भी यही कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है, देखिए लीगल टेंडर का मतलब समझिए, लीगल टेंडर का मतलब कोई भी उसको फिएट मनी होना चाहिए और उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, कांट बी रिफ्यूज्ड। मैं समझाता हूं उसको, क्वाइंस, नोट्स, करेंसी, तो करेंसी डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल करेंसी भी हो सकता है। और फिएट मनी का दूसरा ये है कि इसको जो जिसने भी लॉन्च किया है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, जैसे कि आरबीआई, जैसे कि गवर्नमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो फिएट मनी क्या होता है, कॉइन्स, नोट्स, करेंसी, लेकिन इसको किसने क्रिएट किया है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्रिएट किया है। तो फिएट मनी,
तो लीगल टेंडर क्या है कि ये फिएट मनी होना चाहिए, यानी ये कॉइन्स, नोट्स या करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए और इसको किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया होना चाहिए। और इसको जब हमने किसी को दिया तो वो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। मैंने अगर रुपए आपको दिया और आपसे 2 किलो सेब खरीदे या एप्पल खरीदे तो आप मना नहीं कर सकते मुझको वो पैसे लेने से। सो इट्स अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब कि वो फिएट मनी होना चाहिए और उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो 2018 में 18 के बजट में कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ लीगल टेंडर, यानी आप उसको लेने से मना कर सकते हैं। इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। ठीक है। 2019 में एक बिल लाया गया, बैनिंग द क्रिप्टो करेंसी बिल 2019। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिसने ये ड्राफ्ट को प्रपोज किया। इसका नाम है बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल 2019। इसमें कहा गया बैन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी इशूड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स। तो जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स ने क्रिप्टो करेंसी इशू की है उन सभी पर बैन लगा दिया जाएगा एंड इट विल बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और आपको 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर फ्यूचर में आरबीआई लॉन्च करना चाहे कोई भी ब्लॉक चेन बेस्ड डिजिटल करेंसी तो हम उसको परमिट करेंगे, क्योंकि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल फॉर अस और आरबीआई कर रहा है, दैट मींस देयर विल बी अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो अगर आरबीआई करना चाहे तो हम उसको अलाउ करेंगे, पर ये अभी ड्राफ्ट स्टेज में है तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एक बिल लाएंगे और आरबीआई अभी इस बिल का इंतजार कर रहा है कि अगर आरबीआई कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट ही इसको अगर इलीगल कर दे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अगर अगली बार हमने कोई ऐसा काम किया तो सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसे हमें ऑर्डर नहीं दे पाएगा, हमारे बैन को रिवोक नहीं कर पाएगा। तो आपको ये पूरी पिक्चर समझ में आ रही है कि आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया। ये अभी तक की जितनी भी घटना घटित हुई है क्रिप्टो करेंसी में मैंने आपको पूरी समझा दी है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। देखिए स्टेबल कॉइन्स भी एक तरह के क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, तो स्टेबल कॉइन्स भी क्रिप्टो करेंसी ही है whose price is backed by reserve asset like gold, dollar, fiat currency. Example, Facebook proposed Libra, Tether, Basecoin और True USD। यानी स्टेबल कॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, पर यहां पर बैकिंग है आपके पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि फेसबुक लॉन्च कर रहा है, फेसबुक इशू कर रहा है इस चीज को, यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी है यहां पर जो इसको बैक कर रहा है। यानी अगर क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स में कुछ भी हुआ, यानी अगर फेसबुक ने लिब्रा प्रपोज की, आपके पास लिब्रा है, तो कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो लिब्रा लेके आप जा सकते हो फेसबुक को ये कह सकते हो कि भाई साहब ये लीजिए और इसके बदले मुझे इतना प्राइस आप दीजिए। तो स्टेबल कॉइन्स का मतलब है क्रिप्टो करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, लेकिन दिस प्राइस इज बैक्ड बाय रिजर्व्ड असेट लाइक गोल्ड, डॉलर, फिएट करेंसी। और जैसे कि एग्जांपल में फेसबुक की लिब्रा को आप याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग को आप याद रखिएगा। तो स्टेबल कॉइन आपको समझ में आया, ठीक। लेकिन स्टेबल कॉइन के साथ भी प्रॉब्लम वही है, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी ने बैक किया इसको, लेकिन प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम कि लीगल ट्रेड में यूज होगा तो क्या करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होगा तो क्या करेंगे, नारकोटिक्स में यूज होगा तो क्या करेंगे, टेरर फाइनेंसिंग को कैसे ट्रैक करेंगे, टैक्स इवेजन कैसे देखेंगे, एनवायरमेंटल जो हमने देखे चैलेंजेस, पॉल्यूशन, ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कैसे होगा। आप फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हो, लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप सिक्योर कर सकते हो, पर बाकी चीजें तो आप सिक्योर नहीं कर पाओगे। तो चैलेंजेस रिमेन्स द सेम, जो मेजर चैलेंजेस हैं वो तो सेम के सेम ही है। स्टेबल कॉइन लॉन्च करने से क्या फायदा। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस ऐसी बात हो रही है कि प्रपोज कर रहा है फेसबुक, पर अभी हुआ नहीं है कोरोना के चलते। बाकी जब डेवलपमेंट्स और होंगे तो हम इसमें और देखेंगे। तो आज आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपको ये सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, डिसेंट्रलाइज्ड क्यों कहते हैं, क्या डिसेंट्रलाइज्ड जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका यूज हम कर सकते हैं, वो यूजफुल क्यों है हमारे लिए, और आरबीआई ने जो किया मैंने आपको सब कुछ बता दिया, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए मैंने आपको सारे कुछ बता दिए। तो आई थिंक कि इसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी को। आपको मजा आया होगा, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।